भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चुड़ैल वाला कब्रिस्तान कहानी में अब तक आपने जाना कि कैसे मैं कब्रिस्तान में पहुंचा, जहां मेरा सामना एक भयानक चुड़ैल से हुआ। कहानी में अब आगे। मैंने कहा था इसे हमारे साथ ही रहे, अजनबी जगह पर अकेले कैसे रह लेता है। भगवान न करे कुछ हो जाता तो। वो तो शुक्र है उस चौकीदार का जो इसे अस्पताल पहुंचा दिया। मेरे कानों में यह बातें सुनाई दी जो कि मेरी भाभी की थी। भैया भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। यह सब सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मैं कहाँ हूँ और कैसे लाया गया। अपने आप को संभालते हुए मैं बिस्तर पर बैठ गया। भैया ने कहा, मैं अस्पताल का बिल देकर तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप लेकर आता हूँ। यह कहकर भैया वहाँ से चले गए, लेकिन मेरे जहन में कब्रिस्तान के वो खौफनाक दृश्य घूमने लगे। उस चुड़ैल की बातें याद आने लगी। वर्तमान से कटकर मैं उस बीते हुए पलों में खो गया। किस तरह से सारी घटनाएं घटित हुई थी। उस चुड़ैल का खौफनाक चेहरा और डर अब मेरे दिल में पूरी तरह घर कर चुका था। एक एक घटना मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। अचानक मैंने भाभी से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं तो वहाँ चुड़ैल। मैंने इतना बोला ही था कि भैया की गुस्से भरी आवाज़ आई, ये सब बातें घर पर जाकर करना। अस्पताल से निकलकर हम घर पहुँच चुके थे। भैया ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिखाते हुए कहा, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। ज़्यादा शराब पीने के कारण तुम कब्रिस्तान में बेहोश हो गए। भैया ने मुझे बहुत डांटा और अंत में यह बोले, मेरे तो यह समझ नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा पीने के बाद तुम कब्रिस्तान में क्यों गए थे। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मैं खाना खाकर दूसरे कमरे में चला गया। मैंने भैया और भाभी को कब्रिस्तान वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मोहिनी के बारे में सोच रहा था। मोहिनी अचानक कैसे गायब हो गई, या फिर वह चुड़ैल को देखकर डर के मारे कहीं छिप गई थी। इन सब सवालों के जवाब तो केवल मोहिनी ही मुझे दे सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सुबह मोहिनी के गांव जाकर उससे मिलूंगा। पूरी रात मैं यह सब सोचता रहा। जल्दी ही सुबह हो गई। मैंने उठकर नाश्ता किया और भैया की गाड़ी लेकर खनकपुर के लिए निकला। 15 मिनट में ही मैं खनकपुर पहुंच गया। गांव के अंदर जाते ही मुझे मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दी। मोहिनी ने मुझे कहा था उसका घर मस्जिद के पास है। मैं मस्जिद की तरफ जाने लगा। मस्जिद के सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। वहीं पर एक पान का खोखा था। मैंने उससे मोहिनी के बारे में पूछने के लिए सोचा और खोखे पर चला गया। उससे बातें करने के लिए मैंने एक पान खरीदा और मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, आप लोहार को जानते हो क्या? उसने कहा, साहब गांव में 2 लोहार हैं। आप किस लोहार की बात कर रहे हैं? नाम बताइए उसका। मैंने कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता। पान वाले ने कहा, बिना नाम के तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ, दोनों लोहार गांव के बाहर तालाब के पास रहते हैं। मैंने चिढ़ते हुए कहा, उसने तो कहा था गांव में एक ही लोहार है जो मस्जिद के पास में रहता है। उनकी एक बेटी है जो 17-18 साल की है। उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी का नाम सुनते ही वह सहम सा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी हरकतों से समझ आ रहा था कि वो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताना चाहता। मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसने कहा, साहब मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यह बोलकर वह खोखे को बंद करके जल्दी ही वहाँ से निकल गया। कुछ देर सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि नशे में होने के कारण मैंने मोहिनी की बात ध्यान से नहीं सुनी होगी। उसने तालाब के पास अपना घर बताया होगा। यह सोचकर मैं तालाब की ओर गाड़ी लेकर चल दिया। तालाब के पास मुझे 2 घर दिखाई दिए।
मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ मुझे मोहिनी जैसी लगी। मैं बहुत खुश हो गया। अब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं दोबारा निराश हो गया। वह लड़की मोहिनी नहीं थी। अंदर से लोहार भी बाहर आ चुका था। लोहार ने कहा, जी बोलिए, क्या काम है? आपके किस काम आ सकता हूँ? जी, मोहिनी यहीं रहती है क्या? मैंने उससे पूछा। मोहिनी? कौन मोहिनी? इस नाम की तो हमारे यहाँ कोई नहीं है। आपको किसके यहाँ जाना है? कोई पता है आपके पास? मैंने कहा, जी वो 17-18 साल की लड़की है। उसने कहा, नहीं, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। और तो और पूरे गांव में मोहिनी नाम की कोई लड़की नहीं है। इतना सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा ज़रूर ये कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है। मैंने खींच कर बोला, आखिर आप लोग मुझे जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो हर कोई झिझक रहा है? लोहार ने मेरी पूरी बात सुनी और बोला, देखो साहब, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप हमारे गांव के मुखिया से बात कर सकते हैं। वो आपको कुछ बता सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे मुखिया के पास ले जाएं। लोहार मेरे साथ जाने के लिए राजी हो गया। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम मुखिया के घर पहुंच गए। वह काफ़ी अमीर व गांव का प्रतिष्ठित आदमी था। घर के अंदर ही एक बहुत बड़ी बैठक थी। मुखिया जी भी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही हम अंदर गए, मुखिया जी ने हमें प्रणाम किया और बोले, बोलिए अहमद मियाँ, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मुखिया जी को प्रणाम करते हुए लोहार ने कहा, मुखिया जी ये पड़ोस के गांव से हैं। ये आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तो मैं इनको आपके पास लेकर आ गया। मुखिया जी को मैंने प्रणाम किया ही था, तभी मुखिया जी ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों न हम बैठकर बात करें। बैठने के बाद मैंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम संदीप परमार है और मैं आपके पड़ोस के गांव सहारनपुर से आया हूँ। मैं वहाँ बिजली विभाग में कार्य करता हूँ। मैं यहाँ पिछले 4 महीने से हूँ। इससे पहले मैं दूसरे शहर में था। 4 महीने पहले ही मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया था। यह सुनकर मुखिया जी बोले, यहाँ ट्रांसफ़र करवाने की कोई मुख्य वजह? मैंने कहा, जी मेरे बड़े भैया अपने परिवार के साथ यहाँ सेटल्ड हैं और उनका खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। तो परमार जी, आप क्या जानना चाहते हो? मुखिया जी ने पूछा। जी, मैं एक लड़की के विषय में आपसे जानने का इच्छुक हूँ। मुझे वो कल रात कब्रिस्तान के पास मिली थी, जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। फिर अचानक ही गायब हो गई। उसने अपना नाम मोहिनी बताया था। मुखिया जी मोहिनी का नाम सुनते ही एकदम से स्तब्ध हो गए। उन्होंने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और बोले, मोहिनी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें क्या परेशानी है? मैं कल रात को ही तो उससे मिला था, मैंने आक्रोश में कहा। मुखिया जी बोले, असंभव, ये नहीं हो सकता। आपको नाम सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं मुखिया जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे ठीक से याद है, मैं जैसे ही उसके साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई और मेरे सामने एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल खड़ी थी, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जिसके बाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके बाद मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। किसी ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ के चौकीदार अस्पताल लेकर गए थे। आपको यकीन नहीं है तो आप चौकीदार से पूछ सकते हैं। यही नहीं, मोहिनी ने मुझे अपने घर का पता भी बताया था। वह मस्जिद के सामने रहती है और उसके पिता लोहार हैं। लेकिन मुझे मस्जिद के सामने कोई घर नहीं दिखा। पर हाँ, वहाँ बहुत ही ख़राब हालत में घर के कुछ हिस्से दिखे, लेकिन वे इस हालत में तो नहीं थे जहाँ कोई इंसान रह सके। लेकिन आपकी बातों से लगता है आप उसे जानते हो। बताइए ना, वो कहाँ रहती है, क्योंकि मेरा उससे मिलना ज़रूरी है। वही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकती है। मुखिया जी ने इस बात को समझने के लिए कुछ समय लिया और मुझसे कहा कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे वहाँ? मैंने उस रात ऑफिस से कमरे और कमरे से कब्रिस्तान तक की पूरी बात बताई।
इतना सुनते ही मुखिया जी ने लोहार को चौकीदार को लाने को कह दिया। लोहार चौकीदार को बुलाने के लिए चला गया। मेरी पूरी बातें सुनने के बाद मुखिया जी ने गहरी सांसें ली और बोले, भगवान का शुक्र है कि आप जीवित हैं। आपने ये सब देखा फिर भी आप जीवित हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप। गांव में सभी ने आपका नाम आदर से लिया, इस वजह से मैं आपके पास आया और आप उलझुल बातें कर रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा। मुखिया बोले, देखिए ये बात मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो फिर कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह की बातें कोई समझदार इंसान करता है क्या। मैंने उनकी बात पूरी करने से पहले ही बोल दिया, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक नहीं समझेंगे कि माजरा क्या है। मुखिया जी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने ही वाले थे कि तभी लोहार चौकीदार को साथ लेकर आ जाता है। मुखिया जी ने उन्हें बैठने के लिए बोला ही था कि चौकीदार मुझे देखकर अपनी जगह पर सन्न रह गया और बोला, अरे साहब आप ठीक तो है ना। आप यहाँ, आप तो अस्पताल में थे। यह सुनकर मैं समझ गया कि यही उस कब्रिस्तान के चौकीदार हैं। मैंने उसे भी उस रात की सारी घटनाएं बता दी। सारी बातें सुनने के बाद चौकीदार बोला, साहब ज़रूर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो आज आप हम लोगों के बीच सही सलामत हैं। लेकिन यकीन मानिए, पिछले 7 सालों में 12 लोगों की मौत की जिम्मेदार है वो। मैं इतना सुनते ही सकपका गया और बोला, 12 मौतें? क्या बात कर रहे हो। भला वो क्यों किसी की जान की प्यासी बन जाएगी। वो तो बहुत ही मासूम लड़की है। भला उसका किसी ने क्या बिगाड़ा है जो ऐसे खौफनाक कार्य करेगी। चौकीदार ने कहा, साहब मुझे समझ नहीं आ रहा वो आपको क्यों परेशान कर रही है, जबकि वो उन लोगों के खून की प्यासी बनती है जो कब्रिस्तान के पीछे सड़क पार करके रेड गेस्ट हाउस है। चौकीदार के मुंह से रेड गेस्ट हाउस सुनकर मैं भयभीत हो गया और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। यह सुनकर मुखिया जी बोले, परमार जी कहीं आप उस गेस्ट हाउस में तो नहीं रहते ना। मुखिया जी के इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो इन सब घटनाओं के पीछे मैं खुद जिम्मेदार था। मैंने कहा, जी बदनसीबी से मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन इस बात का इन घटनाओं से क्या संबंध हो सकता है। मुखिया बोले, आप वहाँ कब से रह रहे हैं। जी मैं वहाँ पिछले 4 महीने से रह रहा हूँ। मैंने बिना वक्त गवाए जवाब दिया। ताज्जुब की बात है, 4 महीनों में आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। क्या आप अकेले रहते हैं। चौकीदार ने कहा। मैंने कहा, हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। वैसे मेरे भैया सहारनपुर में ही रहते हैं, जो कि रेड गेस्ट हाउस से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन गेस्ट हाउस में मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा। लेकिन कभी कभी मुझे मेरे कमरे का सामान हर सुबह बिखरा हुआ मिलता था और खिड़कियां भी खुली हुई मिलती थी। मैंने आज तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हर रात थोड़ी विस्की पीता हूँ। सुबह मैं सोचता था कि खिड़की खुली रहने के कारण तेज हवा से सामान बिखर जाता होगा। मेरे पास वक्त न होने के कारण मैं संडे को ही रूम की साफ सफाई करता था। लेकिन आज ये सब जानने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अचेत होने के कारण मुझे इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी। मुखिया और चौकीदार ने जब सारी बातें सुन ली तो मुखिया जी ने कहा, देखिए संदीप बाबू, इसमें ना तो आपका कसूर है और ना ही उस बेचारी मोहिनी का। वो एक समय में बहुत ही मासूम और अच्छी लड़की थी से क्या मतलब है। आप कहना क्या चाहते हैं कि अब वो। मुखिया बोले, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। अब वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। उसके माता पिता भी इस खौफनाक घटना को झेल नहीं पाए और अपनी जान दे दी। बहुत अच्छे इंसान थे वो लोग। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें, लेकिन नियति को कुछ और ही खेल खेलना था। मैंने कहा, क्या हुआ मोहिनी के साथ, कृपया विस्तार से बताइए। देखिए ये बात 7 साल पहले की है। मोहिनी के पिता का नाम सोहेल अंसारी था, जो पेशे से लोहार था। मोहिनी की माँ लोगों के घर साफ सफाई का काम करती थी। उन लोगों का जीवन ऐसे ही गुजर रहा था।
लेकिन एक दिन मोहिनी की माँ साफ सफाई का काम कर रात 9 बजे के आसपास अपने घर आ रही थी। लेकिन एक दिन मोहिनी की माँ साफ सफाई का काम कर रात 9 बजे के आसपास अपने घर आ रही थी और वह एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई और वहीं गिर गई। गाड़ी वाले ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और वहां से निकल गया। मोहिनी और उसके पिता जब अस्पताल में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मोहिनी की मां के पैर में फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने उन्हें 21 दिन तक आराम करने के लिए बोल दिया। एक सप्ताह ही गुजरा था कि मोहिनी की मां जिन घरों में काम करने जाती थी उनकी शिकायतें आने लगी। यह सब देखकर मोहिनी अपनी मां की जगह काम करने जाने के लिए तैयार हो गई। मोहिनी की मां नहीं चाहती थी कि वो काम करने जाए, लेकिन वो हालात के सामने मजबूर थी। मोहिनी की मां ने उसे सभी घरों की जानकारी दे दी और मोहिनी खुशी खुशी यह काम करने लगी। पहले 2-3 दिन काम करने में परेशानी हुई, फिर वो काम अच्छे से करने लगी। उसकी मां के साथ दुर्घटना हुए 14 दिन हो गए थे। अब सिर्फ 7 दिन और बाकी थे। बात 11 जनवरी की रात की है। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। रात बहुत अंधेरी व ठंडी थी। सर्द हवाएं चल रही थी। मोहिनी रेड गेस्ट हाउस की ओर जा रही थी। वह सोच रही थी कि जितनी जल्दी जाऊंगी काम खत्म करके उतनी ही जल्दी वापस आ जाऊंगी। यह सब सोचते हुए वह कब रेड गेस्ट हाउस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वह जैसे ही गेस्ट हाउस के अंदर कदम रखती है वह स्तब्ध रह जाती है। वह देखती है कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ है और म्यूजिक कमरे में गूंज रहा है। सामने मेज पर केक रखा हुआ था जो कि बस अब कटने ही वाला था। तभी मोहिनी की नज़र जुनैद पर पड़ती है जो लखविंदर और अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उन सबको नज़रअंदाज कर वह किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि उनमें से एक ने कहा, ओ माय गॉड, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मोहिनी कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी बात को समझ नहीं सकी, लेकिन उसे उसके कहने के ढंग से समझ आ गया था कि उस लड़के ने कुछ आपत्तिजनक कहा है। मोहिनी ने उसे कुछ नहीं कहा और किचन के अंदर चली गई। जुनैद ने कहा, अरे पागल हो क्या, यह हमारे काम करने वाली बाई की लड़की है। लेकिन वह लड़का किचन में चला गया। उसने कहा, ओ हेलो ब्यूटीफुल, माय नेम इज़ वसीम और मेरे दोस्त मुझे गुड्डू के नाम से बुलाते हैं। कम जॉइन एज टुगेदर। और उसने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही चटाक की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज गया। इस आवाज़ से सभी को समझ आ गया कि मोहिनी ने गुड्डू को थप्पड़ मारा है। किचन से गुड्डू अपने गाल पर हाथ रखकर बाहर निकला। यह देखकर सभी ने अपने शराब के गिलास नीचे रख दिए। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर जुनैद ने म्यूजिक दोबारा ऑन किया और किचन की ओर चला गया। वो जाकर बोला, माफ़ कीजिएगा मोहिनी जी, ये गुड्डू बिल्कुल ही नादान है। इसे बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस गुड्डू को पता होना चाहिए, ऐसे ही वो किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता। मोहिनी ने गुस्से में कहा। गुड्डू ने भी मोहिनी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। जुनैद ने कहा, क्यों ना आप भी मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो जाएं। मोहिनी ने कहा, नहीं, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। जुनैद ने कहा, मैं आपको बाइक से घर छोड़ दूंगा और आप समय से पहले ही घर पहुंच जाएंगी। बहुत विनती करने पर मोहिनी मान गई। सभी केक काटने वाले स्थान पर पहुंच गए। जुनैद ने केक को काटा और पूरा कमरा हैप्पी बर्थडे जुनैद की आवाज़ से गूंज उठा। सभी ने केक खाया। इसके बाद जुनैद ने मोहिनी को डांस करने के लिए पूछा। मोहिनी मना नहीं कर पाई और डांस करने के लिए तैयार हो गई। इस गाने के साथ माहौल रोमांटिक हो चुका था। डांस करते हुए जुनैद और उसके दोस्त शराब पीते जा रहे थे। नशे में जुनैद ने मोहिनी को पकड़ लिया। मोहिनी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में जुनैद ने मोहिनी को नीचे गिरा दिया।
और उसके साथ रेप की कोशिश करने लगा। उसके दोस्त भी उसकी मदद करने लगे। मोहिनी बड़ी मुश्किल से जुनैद को धक्का देकर बाहर भागने लगी, लेकिन गुड्डू ने उसका पैर खींच लिया। इस वजह से उसका सिर बड़ी तेजी के साथ दीवार से टकरा गया और उसके सिर से बहुत तेजी से खून बहना शुरू हो गया। लेकिन वह शैतान यहीं नहीं रुके। उन सब ने मोहिनी की ऐसी हालत में भी वही किया जैसी उनकी मंशा थी। मोहिनी उनसे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों ने उस पर कोई रहम नहीं किया। पूरी रात उसके साथ किसी खिलौने की तरह खेलते रहे। मोहिनी अब ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। उसके पास के ही मेज पर चाकू रखा था। उसने हिम्मत जुटाई और चाकू उठाकर अपना गला काट लिया। मोहिनी अपनी जान दे चुकी थी। यह सब होने के कुछ देर बाद जुनैद का नशा जैसे ही कम हुआ तो मोहिनी की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। वह अपने दोस्तों को लाते मार मार कर उठा रहा था। उसके बाद सभी दोस्तों ने देखा कि फर्श खून से लाल हो चुका था और मोहिनी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। यह देखकर वह सब घबरा गए और अपनी गलती पर पछताने लगे। जुनैद बुरी तरह से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, अब कोई नहीं बचेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। चुप, बिल्कुल चुप, ये गुनाह हम सब से हुआ है, तो इसका समाधान भी हमें मिलकर ही निकालना होगा, आसिफ ने कहा। कुछ देर सोचने के बाद जुनैद ने कहा, जो होना था वो तो हो चुका है, अब मैं जैसा कहूँ वैसा करो। गुड्डू ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? जुनैद ने बताया कि इस गेस्ट हाउस में गेट के पास एक गोदाम है, वहाँ मैंने फावड़ा और गेती देखी थी। यह कहकर जुनैद उन सबको योजना समझाता है और सबको अपना अपना योगदान करने को कहता है। जुनैद और गुड्डू मोहिनी की लाश को एक बोरी में डालकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चलते हैं। आसिफ और इकबाल गेती और फावड़े लेकर उनसे कुछ आगे चल रहे थे। सुबह के 4 बजे का वक्त था और तेजी से बारिश हो रही थी। एक तो ये बारिश, ऊपर से ठंड का मौसम, बहुत कठिनाई हो रही थी। लाश को ले जाने में हालत ये थी कि मरता क्या न करता। इसी तरह वह कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। वह जल्दी से गड्ढा खोदने लगते हैं। गड्ढा खोदने में उन्हें 30 से 40 मिनट लग गई। चारों ने लाश को गड्ढे में डाला और गड्ढे को मिट्टी से भरने लगे। अभी कुछ मिट्टी डली ही थी कि कब्रिस्तान के एक कोने पर हलचल हुई। इस हलचल ने इन चारों की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। कोई अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। टॉर्च की रोशनी के साथ कोई उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों ने सब कुछ वहीं छोड़ा और कब्रिस्तान के दूसरे छोर की तरफ तेजी से भागने लगे। क्या होगा अब आगे? क्या वह अज्ञात आदमी उन लोगों को पकड़ पाएगा? क्या मोहिनी को इंसाफ मिलेगा? क्या मोहिनी अपना बदला उन दरिंदों से ले पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।